तो नेक्स्ट प्रोसेस लिखिए केमिकल सेपरेशन और लीचिंग। केमिकल सेपरेशन और लीचिंग। तो देखो उसको हम लोग कॉमनली अप्लाई करते हैं फॉर एल्यूमिनियम मेटलर्जी एंड सम केसेस इसको सिल्वर एंड गोल्ड मेटलर्जी पे भी अप्लाई करते हैं, या फिर लो ग्रेड कॉपर के केस में भी लीचिंग कराई जाती है। वन बाय वन हम सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले केस में देखेंगे एल्यूमिनियम के केस में। तो उसका फर्स्ट प्रोसेस लिख रहे हैं बॉक्साइट टू प्योर एल्यूमिना कन्वर्जन। बॉक्साइट टू प्योर एल्यूमिना। बॉक्साइट टू प्योर एल्यूमिना। ठीक है। अब इसमें हम लोग 3 मेथड्स फॉलो करते हैं। पहले प्रोसेस को बोला जाता है बायर्स प्रोसेस। बायर्स प्रोसेस अप्लाई करते हैं अगर प्रिंसिपल इम्प्योरिटी आयरन की होती है। प्रिंसिपल इम्प्योरिटी अगर आयरन होती है देन वील फॉलो बायर्स प्रोसेस। ओके। सेकेंड प्रोसेस जो यहाँ पे फॉलो करते हैं दिस इज कॉल्ड हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस जो होता है वो कॉमन इम्प्योरिटीज के केस में अप्लाई करते हैं। दिस इज फॉर कॉमन इम्प्योरिटीज। और तीसरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है दिस इज कॉल्ड सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल इम्प्योरिटी सिलिका के केस में। So bias process for principal impurity of iron, Hall's process principal impurity common cases वाले होते हैं, और Sarpex process principal impurity of silica। अब वन बाय वन एक एक करके प्रोसेस डील करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस है बायर्स प्रोसेस। तो देखो हमें पता है कि एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक करेक्टर होता है, तो अगर इसका प्रिंसिपल समझना है तो एक्चुअली में एल्यूमिनियम के Al2O3 के एम्फोटेरिक करेक्टर को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो क्या होता है NaOH के एक्सेस में डिसॉल्व हो जाता है। तो उसका अगर प्रिंसिपल लिखना है तो उसमें लिखना है Al3+ फर्स्ट फॉर्म्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड when treated with NaOH and aluminum hydroxide is soluble in excess of NaOH forming sodium metaluminate NaLO2। in excess of NaOH forms NaLO2। ठीक है। तो इस टेक्निक को यूज करके हम लोग क्या करते हैं आयरन जो प्रिंसिपल इम्प्योरिटी कॉन्सेप्ट है, जैसे आप एग्जांपल के साथ लिखें, अगर इक्वेशन लिखें तो बॉक्साइड Al2O3.2H2O है, इसकी रिएक्शन NaOH से होगी, तो एल्यूमिनियम वाला पार्ट तो डिसॉल्व हो जाएगा NaLO2 + 3 वाटर, और यहीं पे आयरन जो है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, या फिर अगर क्रोमियम इम्प्योरिटी है तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में आर प्रेसिपिटेटेड। ये दोनों प्रेसिपिटेट बन जाएंगे एंड फिल्टर्ड ऑफ। तो अब जो NaLO2 बना वो तो डिसॉल्व कर गया, राइट। अब जो डिसॉल्व NaLO2 है इसको हाइड्रोलाइज करा देते हैं। NaLO2 की अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे आप एक्सेस ऑफ वाटर के साथ तो ये कन्वर्ट होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में,
और फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम कैल्शिनेशन करा देते हैं तो फिर से प्योर एल्यूमिना गेन हो जाता है। इसी को हीटिंग लिख सकते हो या इसी के नीचे आप चाहो तो कैल्शिनेशन लिख लो, सिंपली हीट लिख दो, या दिस प्रोसेस इज कैल्शिनेशन, तो इससे प्योर एल्यूमिना गेन हो जाएगा। बी केयरफुल, नॉट प्योर एल्यूमिनियम, इट इज प्योर एल्यूमिना। जो Al2O3 है इसको हम लोग बोलते हैं प्योर एल्यूमिना। ठीक है, अब देखो इस प्रोसेस से सिलिका इम्प्योरिटी नहीं हटा सकते बिकॉज सिलिका इज आल्सो सॉल्युबल इन NaOH। ये चीज नोट बना के लिख, write down from Bayer's process, silica impurities cannot be removed from Bayer's process. Silica impurities cannot be removed as it is soluble in NaOH, क्योंकि सिलिका एसिडिक नेचर का होता है और NaOH बेसिक नेचर का है, as it is soluble in NaOH। तो ध्यान रखना है कि ऊपर वाला मेथड केवल आयरन इम्प्योरिटी के केस में काम करेगा। अगर सिलिका इम्प्योरिटी होगी तो बाहर से प्रोसेस काम नहीं करता, ये SiO2 से रिएक्शन करके Na2SiO3 फॉर्म कर लेगा। तो इसके सॉल्युबल होने की वजह से हम लोग कॉमनली बायर प्रोसेस को सिलिका इम्प्योरिटी केस में यूज नहीं करते, आयरन इम्प्योरिटी केस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप फेरिक हाइड्रोक्साइड और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड दोनों इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे बिकॉज फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड क्रोमियम हाइड्रोक्साइड आर नॉट सॉल्युबल इन NaOH। क्लियर? अब दूसरा प्रोसेस भी बिल्कुल आइडेंटिकल है, उसमें कॉमन इंप्योरिटीज होती है। तो कॉमन इंप्योरिटीज आप जानते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की वजह से होगी। तो यहाँ पे बस अंतर क्या होता है, हम NaOH की जगह Na2CO3 यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रोसेस लिखिए हॉल्स प्रोसेस। ठीक है, हॉल्स प्रोसेस में लिखो इन दिस प्रोसेस Na2CO3 is used। In this process Na2CO3 is used। तो NaOH की जगह सोडियम कार्बोनेट यूज करेंगे, बाकी रिएक्शंस लगभग आइडेंटिकल है। सेम प्रोसेस Al2O3.2H2O की रिएक्शन Na2CO3 से कराएंगे। इस प्रोसेस में भी सोडियम मेटाल्यूमिनेट बनेगा, NaLO प्लस यहाँ से CO2 एस्केप करेगी। और यहाँ पे कॉमन इम्प्योरिटीज आर प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर कार्बोनेट्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। So common impurities are removed in the form of carbonates. Are removed in the form of carbonates. Common impurities are removed in the form of carbonates. ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस फिर वही सेम है, NaLO2 की फिर से आप एक्सेस ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा दो, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और बाद में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फिर से कैल्शिनेशन करा दो तो फिर से प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। यहाँ बस केयरफुल इसी बात का रहना होता है, गलती से भी प्योर एल्यूमिनियम मत लिख देना, इट इज प्योर एल्यूमिना, इट इज प्योर एल्यूमिना, राइट। दिस इज हॉल्स प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस जो है दिस इज कॉल्ड सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास प्रिंसिपल इंप्योरिटी सिलिका हो जाती है।
तो आपकी प्रिंसिपल इम्प्योरिटी सिलिका हो जाएगी तो थर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं, दिस इज कॉल्ड सरफेस प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस लिखिए सरफेक्स प्रोसेस। तो उसको यूज करेंगे सिलिका इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, और इसके लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है दैट इज मिक्सचर ऑफ कोक एंड नाइट्रोजन। मिक्सचर ऑफ coke and nitrogen is used. Mixture of coke and nitrogen is used. ठीक है, मिक्सचर ऑफ कोक एंड नाइट्रोजन इज यूज। तो उसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास बॉक्साइट है Al2O3.2H2O, इसकी रिएक्शन कार्बन और नाइट्रोजन मिक्सचर से कराते हैं, तो उससे एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस स्केप कर जाती है। दिस इज द आउटकम। ठीक है, इसके बाद जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना, उस एल्यूमिनियम नाइट्राइड के आप हाइड्रोलिसिस करा दो। अच्छा, यहाँ पे चूंकि सिलिका नॉन मेटल है तो वो कार्बन और नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं अगले स्टेप में सिलिका इज फिल्टर्ड ऑफ, सिलिका इज फिल्टर्ड ऑफ एज इट्स नॉन मेटल, सिलिका इज फिल्टर्ड ऑफ as it won't react with carbon and nitrogen, as it won't react with carbon and nitrogen। सिलिका इम्प्योरिटी हट गई यहाँ से। ठीक है, बस अब क्या करना है कि जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म हुआ उसकी आप हाइड्रोलिसिस करा दो। तो हाइड्रोलिसिस कराने से it will form aluminium hydroxide और अमोनिया गैस एस्केप करेगी। ठीक है, या तो ओके। बस इसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फिर से कैल्सिनेशन करा दो। It will form pure alumina, right? So in case of aluminium metallurgy, we'll follow this technique. This is called Sarpex process. Is that okay? सिल्वर एंड तीसरा प्रोसेस जो फॉलो करेंगे यहाँ दैट इज फॉर सिल्वर एंड गोल्ड मेटलर्जी। अपना प्रोसेस लिखिए फॉर सिल्वर एंड गोल्ड मेटलर्जी। रीचिंग फॉर सिल्वर एंड गोल्ड मेटलर्जी। ठीक है, इस केस में क्या करते हैं कि पहले सिल्वर और गोल्ड का करस्पॉन्डिंग साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और बाद में उसको फिर से जिंक के साथ रिप्लेस करवा देते हैं विच इज मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो इसमें लिखो लीचिंग इज डन बाय, लीचिंग is performed by, leaching is performed by dilute solution of NaCl, leaching is performed by dilute solution of NaCl
solution of NaCl or KCl in presence of air or oxygen, or KCl in presence of air or oxygen. बेसिकली ऑक्सीडेशन परफॉर्म करना पड़ता है। और देखो उसकी पहले जनरलाइज इक्वेशन लिखे देता हूँ, फिर स्पेसिफिक आप सिल्वर एंड गोल्ड के लिए लिख सकते हो। तो इट्स लाइक वी आर टेकिंग 4 मेटल सॉलिड, मेटल यहाँ पे सिल्वर या गोल्ड में से कोई भी एक हो सकता है। इसकी रिएक्शन कराते हैं साइनाइड आयन से विद वाटर एंड ऑक्सीजन। Then it forms a complex this one, और फिर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ साइनाइड कॉम्प्लेक्स, इसमें जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर एंड गोल्ड, तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट कराता है। तो जिंक जो है वो सिल्वर और गोल्ड को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करा के प्योर सिल्वर एंड गोल्ड प्रोवाइड कर देता है। तो दिस इज द केस जहाँ लीचिंग ही सफिशिएंट होती है कंप्लीट मेटलर्जी वर्कआउट करने के, क्योंकि आप जानते हो कि सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो नोबल मेटल्स हैं, तो इनके ओर्स जो है वो नेटिव ओर्स के फॉर्म में मिल जाते हैं कई बार। तो नेटिव ओर से आप बहुत आसानी से प्योर फॉर्म ऑफ मेटल गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एम सॉलिड अब फॉर्म हो रहा है ये प्योर फॉर्म होगी, और यहाँ जो मेटल एम है वो या तो गोल्ड होता है या फिर सिल्वर होता है। सो फॉर गोल्ड एंड सिल्वर केस वी फॉलो दिस लीचिंग टेक्निक, जिसमें पहले उसका साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर एक मोर रिएक्टिव मेटल जिंक से उस साइनाइड कॉम्प्लेक्स में से मेटल को दोबारा डिस्प्लेस करा के प्योर मेटल गेन कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो एक और जगह पे हम लोग लीचिंग फॉलो करते हैं, अगर लो ग्रेड ओर ऑफ कॉपर हो, उससे मैं कॉपर एक्सट्रैक्ट करना हो या स्क्रैप से कॉपर एक्सट्रैक्ट करना हो, देन ऑल्सो विल फॉलो दिस टेक्निक। अगला केस लिखेंगे कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स और स्क्रैप, लो ग्रेड ओर्स और स्क्रैप। इस केस में जो लीचिंग कराई जाती है वो या तो बैक्टीरिया से करवाते हैं या फिर एसिड यूज करते हैं। उसमें एक ही लाइन लिख लीजिए, दैट इज इनफ। उसके बाद जब मैं टर्जी पढ़ेंगे तो डिटेल में बता दूंगा। So write down it is leached out using acid or bacteria. It is leached out using acid or bacteria. ठीक है, so this is another example of leaching. So next process लिखिए कैल्शिनेशन। कैल्शिनेशन आपको ऑलरेडी बताया हुआ, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन to remove moisture, combined water, volatile and organic impurities and combined gases. तो उसका प्रोसेस क्या होता है और कैसे वर्कआउट करता है, मेजर चीज़ तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, बस अब कुछ कुछ पॉइंट्स और मार्क कर लीजिए एग्जांपल्स के साथ बेसिकली। सो राइट डाउन इट इज हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, या फ्यूजन पॉइंट लिख सकते हो। इट इज हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, या इसी को आप फ्यूजन पॉइंट भी बोल सकते हैं। सो इट इज हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट, या इसी को फ्यूजन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, कॉमनली ये प्रोसेस जो है वो हम लोग फॉलो करते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में, और लेटेस्ट में लिख लीजिए। This step is generally performed in reverberatory furnace. This step is
जनरली परफॉर्म्ड, अच्छा करते क्या है वो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, तो आपको ऊपर वाले नोट से इसको फॉलो कर लेना। पहले लेक्चर में ये चीज़ सिखाई थी आपको। सो दिस स्टेप जनरली परफॉर्म, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ उसी चीज़ को। सो दिस स्टेप इज जनरली परफॉर्म इन अ reverberatory furnace and it makes the ore porous. And it makes the ore porous. And it makes the ore porous. ठीक है। अब इसका एग्जांपल जैसे लिखना है तो अलग अलग ओर्स के केस में आप हीटिंग लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले कार्बोनेट ओर ले लो, जैसे कोई भी, जैसे जिंक कार्बोनेट है हमारे पास, उसको हीट करा तो यहाँ से देखो CO2 गैस एस्केप कर जाएगी। दूसरा एग्जांपल जैसे कॉपर का कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड और कॉम्बिनेशन है अगर आपके पास, मेलाकाइट बोलते हैं उसको, हीट करने से CuO और CO2 गैस एस्केप करेगी, राइट। या आयरन का ओर है जिसमें हाइड्रेटेड वाटर नॉर्मली प्रेजेंट होता है ना, तो अगर उसको हीट करेंगे तो उससे वाटर रिमूव हो जाएगा, तो लेट से Fe2O3.HH2 है हमारे पास, उसका कैल्सिनेशन कराने से Fe2O3 प्योर फॉर्म में आ जाएगा, राइट। या फिर जैसे मैग्नीशियम का कार्बोनेट और होता है CaCO3.MgCO3, उसको हीट करेंगे तो उससे भी देखो CO2 एस्केप कर जाएगी, CaO, MgO और CO2 एस्केप। तो ऐसे कंबाइंड गैसेस को रिमूव करने के लिए या मॉइस्चर रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस यूजफुल होता है। दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। बाकी डिटेल्स आपको बता रखते हैं। प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होता है, हीट सप्लाई करनी पड़ती है, एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन में हीटिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। ठीक है। दूसरा प्रोसेस जो इसके साथ फॉलो करते हैं, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग। अगला प्रोसेस लिख लीजिए रोस्टिंग। रोस्टिंग आपको बता रखा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और ये प्राइमरली सल्फाइड ओर्स के केस में यूज करते हैं, क्योंकि हमें सल्फाइड को करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। सो राइट डाउन, इट इज सुटेबल फॉर सल्फाइड ओर्स, it is suitable for sulfide ores to convert them in corresponding, to convert them in oxide। और ये प्रोसेस भी नॉर्मली रिवर्बरेटरी फर्नेस में ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये भी बेसिकली हीटिंग ही होती है बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, बस इतना ही अंतर है। तो अगर आपको मेंशन करना है तो ये चीज लिख सकते हो, इन दिस प्रोसेस ore is heated in a regular supply of air। In this process a ore is heated in a regular supply of air in a furnace। नॉर्मली फर्नेस जो यूज करते हैं वो रिवर्बरेटरी फर्नेस ही होती है यहाँ पे भी। of air in the furnace which is commonly reverberatory furnace below the melting point, मतलब मेल्ट नहीं होने देना होता है, below the melting point of the ore, melting point of the metal। ठीक है। अब जैसे इसके एग्जांपल से लें तो मैंने आपको एग्जांपल में आपको क्लू बता ही दिया कि सारे सल्फाइड ओर के केस में ऐसा करना पड़ेगा। जैसे जिंक सल्फाइड लिया, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, जिंक ऑक्साइड और SO2 बनाया। लेड सल्फाइड लिया,
इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, लेड ऑक्साइड और SO2 बनाया। कॉपर का केस लिया, कॉपर सल्फाइड है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, कॉपर ऑक्साइड बनाया और SO2 बनाया। तो देखो सारे केस में सल्फाइड टू करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन में सबसे पहले टेक्निक फॉलो करते हैं सेल्फ रिडक्शन और एयर रिडक्शन। देखो वैसे नाम से तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि एयर से ऑक्सीडेशन होता है और आपके लिए रिडक्शन लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली में ये प्रोसेस फॉलो करते हैं पार्शियल रोस्टिंग के थ्रू। होता क्या है कि कुछ सब्सटेंसेस के केस में अगर हम पार्शियल रोस्टिंग कराते हैं तो जो ऑक्साइड फॉर्म बनती है वो ऑक्साइड फॉर्म सल्फाइड फॉर्म के साथ म्यूचुअली रिएक्ट करके रिडक्शन परफॉर्म कर देती है और प्योर मेटल गेन हो जाता है। तो उसमें में कोई एडिशनल रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। जो हमने एयर यूज करी थी रोस्टिंग में, उसकी पार्शियल रोस्टिंग से ही रिडक्शन हो जाता है। तो पहले स्टेप में लिख लीजिए, such reduction is performed by partial roasting. Such reduction is performed by such reduction is performed by partial roasting. Such reduction is performed by partial roasting in which the oxide form reacts with sulfide, in which the oxide form reacts with sulfide and forms pure metal. And forms pure metal. ऐसा कॉपर मेटलर्जी में सबसे कॉमनली किया जाता है। तो कॉपर के केस में जैसे हमारे पास कॉपर पायरेट था, Cu2S की फॉर्म थी, उसके अपने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, तो यू कैन से इट्स पार्शियल रोस्टिंग। पार्शियल रोस्टिंग इसलिए कि सल्फाइड खत्म नहीं होना चाहिए। ये Cu2O बना और SO2 बना। अब ये जो Cu2O बना ये एक्चुअली में Cu2S से रिएक्ट करेगा और फाइनली कॉपर एंड SO2 बना देगा। इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन, क्योंकि इसमें देखो रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड ही नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मेटलर्जिकल ऑपरेशन में कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। सो विल ऑलवेज ट्राई कि कॉस्ट मिनिमम रहे। तो यहाँ देखो अपने आप रिडक्शन हो गया, तो हमारी रिड्यूसिंग एजेंट की जो कॉस्ट है वो सेव हो गई। इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन, क्योंकि इस प्रोसेस में जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ और जो सल्फाइड फॉर्म हुआ वो म्यूचुअली एक दूसरे को रिड्यूस कर दे रहे हैं। समझ आई बात? दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन या फिर एयर रिडक्शन। क्लियर? कॉपर मेटलर्जी में ऐसा कॉमनली करते हैं। तो जब डिटेल में कॉपर मेटलर्जी बताऊंगा तब इसको देख लीजिएगा, अभी प्रोसेस समझ लीजिए बस। तो एयर रिडक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। एयर रिडक्शन का मतलब हुआ ये पार्शियल रोस्टिंग कराई हमने और उसके बाद जो सल्फाइड बना वो ऑक्साइड के साथ म्यूचुअली रिएक्ट करके प्योर मेटल बना देगा। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस लिख रहे हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड कार्बन रिडक्शन, या इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग इज रिडक्शन विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। स्मेल्टिंग इज रिडक्शन विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये प्रोसेस नॉर्मली हम लोग आयरन मेटलर्जी में यूज करते हैं। तो इसमें कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। तो नाम से क्लियर है दैट वी हैव टू रिड्यूस इट थ्रू कार्बन। तो कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। सो इन केस ऑफ आयरन मेटलर्जी ये प्रोसेस ब्लास्ट फर्नेस में परफॉर्म करते हैं। तो पहले पॉइंट पे ये लिख लीजिए, इन केस ऑफ आयरन मेटलर्जी in case of iron metallurgy reduction is performed in case of iron metallurgy reduction is performed in blast furnace.
रिडक्शन इज परफॉर्म्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। मेटलर्जिकल ऑपरेशन के लिए सबसे बड़ी फर्नेस होती है ब्लास्ट फर्नेस, और ये हाईएस्ट टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेशनल होती है। या अगर कैल्विन में बोला जाए तो लगभग 2200 कैल्विन तक ये फंक्शनल होती है। ठीक है, सो दिस इज ब्लास्ट फर्नेस जहाँ पे हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे, अभी इसका डायग्राम एंड ऑल बाद में डिस्कस करेंगे। तो ब्लास्ट फर्नेस में जैसे अगर हम आयरन की रिडक्शन की बात करें जाए तो जैसे हमारे पास सपोज करो हेमेटाइट हो रहा है Fe2O3, उसका कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन करा के Fe3O4 बनाता है और CO2 फॉर्म हो रहा है। दिस इज वन स्टेप। दूसरे स्टेप में जो Fe3O4 फॉर्म हुआ उसको फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस करा के आयरन बना सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट स्टेप ऑफ रिडक्शन है। Fe2O3 का कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन होकर डायरेक्टली FeO भी बन सकता है। तो ऑल दीज आर कार्बन रिडक्शन मेथड्स। या इसमें देखो आप सारे जगह रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसी में जैसे FeO जो फॉर्म हुआ है इसको कार्बन से रिड्यूस करा सकते हैं, इट विल फॉर्म FeNCO। ये स्टेप ऑफ स्मेल्टिंग हुआ, रिडक्शन थ्रू कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस। इस प्रोसेस में एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है हाई टेम्परेचर। यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर लीजिए। इन दिस प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट्स एज a reducing agent at high temperature. In this process aluminum is used as reducing agent at high temperature. In this process aluminum is used as a reducing agent at high temperature. तो नॉर्मली एक क्रोमियम और मैग्नीज मेटलर्जी में ऐसा किया जाता है। जैसे क्रोमियम के लिए Cr2O3 है, उसको एल्यूमिनियम से रिड्यूस कराता है, क्रोमियम फॉर्म होता है और Al2O3 बनता है। या फिर जैसे दूसरा फॉर्म ले लें Mn3O4, उसका रिडक्शन कराएंगे एल्यूमिनियम से, विल फॉर्म मैग्नीज एंड Al2O3। दिस कॉल्ड एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, कॉमनली यूज फॉर क्रोमियम एंड मैग्नीज मेटलर्जी। चौथा प्रोसेस जो फॉलो करा जाता है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये प्रोसेस हम लोग उन मेटल्स के लिए यूज करते हैं जो किसी और तरीके से रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, लाइक एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड एल्यूमिनियम। सो राइट डाउन फॉर एल्कली मेटल alkaline earth metals and aluminium, metals are extracted by the reduction of fused salt through electrolysis. क्योंकि अगर एक्वस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे मेटल की बजाय हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl लेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इसलिए मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करानी पड़ेगी। या एल्यूमिनियम के केस में मोल्टेन एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस करानी पड़ेगी। तो ध्यान रखना है सारे एल्कली मेटल एंड अल्काइन अर्थ मेटल्स के केस में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन टेक्निक फॉलो करते हैं। जैसे अगर आपको एग्जांपल से बताऊं तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl लिख लो आप। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, उसमें कैथोड पे जो Na+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम सॉलिड फॉर्म क्रिएट कर देगा, और एनोड पे इसका जो Cl- आयन है
वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाटएवर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब जो हाइड्रोजन, इसके बाद एक स्टेप और लिखे दे रहा हूँ, ऑल्दो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत रेयरली यूज होता है, बट फिर भी लिखे देता हूँ। जो हाइड्रोजन गैस है वो एक्चुअली में रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छा है, बट इट इज़ एन हाईली इनफ्लेमेबल गैस, इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी अवॉइड कि उसको रिड्यूसिंग एजेंट तरह यूज़ किया जाए, बट देयर आर सम केसेस जहाँ आप कभी कभी इसे यूज़ कर लेते हैं, लाइक मॉलिब्डेनम, टंगस्टन या लो ग्रेड कॉपर के केस में कई बार हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लेते हैं, बट वी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड इट। तो इसको अपने पॉइंट में नोट बना के लिख लीजिए। तो राइट डाउन, हाइड्रोजन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, but but due to its inflammable nature, but due to its inflammable nature, it is avoided or used in very few cases. Due to its inflammable nature, it is avoided in metallurgical reductions or used in very few cases. Or used in very few cases. तो ध्यान रखना है, दोनों तरह से क्वेश्चन आता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट बट इट इज नॉट यूज्ड इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन, उसका आंसर याद रखना है, इट इज इनफ्लेमेबल इन नेचर। तो इस प्रोसेस में भले ही सब्सटेंस रिड्यूस हो ना हो, प्लांट जरूर रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपने हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट तरह यूज कर दिया तो पूरा प्लांट आपका ब्लास्ट कर सकता है, कुछ ना बचेगा। तो मेटल रिड्यूस हुआ नहीं हुआ पता नहीं, प्लांट रिड्यूस हो जाएगा, तो ऐसा रिस्क नहीं लिया जाता, इसलिए हाइड्रोजन एज एन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज करता है। कुछ कुछ जगहों पे यूज कर सकते हैं, वो एग्जांपल्स आपके लिए लिखे देता हूँ। जैसे मॉलिब्डेनम के रिडक्शन में हम लोग कई बार हाइड्रोजन गैस यूज कर देते हैं, क्योंकि उतने हाई टेम्परेचर पे फंक्शन नहीं करना होता है, तो इस केस में मॉलिब्डेनम मिल जाएगा। या टंगस्टन के केस में कई बार ऐसा कर लेते हैं, विल फॉर्म टंगस्टन एंड वाटर। या अभी मैंने आपको एक एग्जांपल और बताया था, लो ग्रेड कॉपर के केस में भी अगर हमें कभी रिडक्शन कराना पड़ता है तो इट विल वर्क। तो अगर लो ग्रेड कॉपर ओर है तो पहले उसकी लीचिंग कराते हैं एसिड से, तो उससे फॉर्म बनता है कॉपर 2+, ठीक है, और उसको हम लोग हाइड्रोजन से रिड्यूस करा लेते हैं तो कॉपर सॉलिड और 2H+ फॉर्म बन जाएगी। तो ऐसे कुछ कुछ जगहों पे हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, बट इट्स यूज इज जनरली अवॉइडेड।